नमस्कार दोस्तों। आज 8 अप्रैल को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो और आज का दिन काफ़ी बेहतर था निफ्टी के लिए। करीबन 350 पॉइंट्स से निफ्टी क्लोज हुआ है। आज मॉर्निंग की रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। 450 500 पॉइंट्स के ऊपर गया था, तक ऊपर गया था निफ्टी। आज ग्लोबल इंडाइसेस भी कल रात को काफ़ी पॉजिटिव ही एक तरह से क्लोज हुए, मतलब इतने ज़्यादा टूटे नहीं, इसलिए मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ। सिर्फ रसल 2000 यूएस इंडेक्स जो है वो एक तरह से 1% ग्रीन में क्लोज हुआ। बाकी नैस्डैक वगैरह जो भी S&P 500 डाउ जोन्स सब नेगेटिव में क्लोज हुए, बट द margin of fall was not more than 1%. So this is I think a place wherein the world is coming to the fact of the tariff decisions that Donald Trump took, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इंडाइसेस है वो एक तरह से डाइजेस्ट कर रहे हैं जो भी ये एक बहुत सीरियस न्यूज़ फ्लो जो एक तरह सिलसिला इसका करीबन एक हफ्ते पहले जो शुरू हुआ है, राइट। तो इसकी ये आज की जो निफ्टी की रैली है करीबन 350 पॉइंट्स की, उसको देख के कहीं ना कहीं वो 2020 की कोविड रैली याद आ गई थी। तो तभी भी एक तरह से लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो में घुसे हुए थे। और जब पहली बार जब फर्स्ट डे आई थिंक इट रैलीड बाय निफ्टी रैलीड बाय अराउंड 250 पॉइंट्स, क्योंकि जो लिक्विडिटी जो कंडीशंस थे यूएस का फेडरल रिजर्व आरबीआई ने थोड़े ढीले कर दिए थे। सो दैट वाज लाइक अ रिलीफ रैली एंड लोग कह रहे थे कि उसके बाद फिर से मार्केट कोलैप्स करेगा, बट मार्केट डिड नॉट लुक बैक, इट जस्ट वेंट अप एंड अप एंड अप। तो क्या हो जाता है कि कोई बड़ा इवेंट आ जाता है, कोई इंटरनेशनल इवेंट या ग्लोबल इवेंट आ जाता है, तो हम इतना न्यूज़ फ्लो में घुसे होते हैं कि सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो एक तरह से यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी तो नहीं देख रहा हूँ इतनी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस की है पॉजिटिव्स फॉर द इंडियन मार्केट्स डोमेस्टिक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, या फिर नेगेटिव्स फॉर द इंडियन मार्केट्स। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगले एक साल में जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स है उनको अगर ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो उनके जो वेरिएबल्स है, व्हाट आर दोज वेरिएबल्स, तो उसकी एक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश की है कि यू नो to kind of get a macro view of where we could go or where we could see ourselves in the next 1 year, right? तो अगर आप पिछले 5 साल का देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप 2020 टू 2024 का अगर डेटा देखें, ईपीएस ग्रोथ का, टॉप 500 कंपनीज जो इंडिया के थे या टॉप 300 कंपनीज जो इंडिया के थे, तो दे ग्रू बाय अराउंड 26%। एंड विदाउट एनी डाउट, राइट, अ लॉट ऑफ पीपल हु इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट्स फ्रॉम 2020 टू 2024 मेड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज द ईपीएस ग्रोथ वॉज 25%। बहुत कम वक्त आता है ऐसे जब ईपीएस ग्रोथ ऑफ of the top 300 companies of a country grows by around more than 25%। तो 26% से EPS growth हुआ था 2020 और 2024 के बीच में। That's why the stock markets kind of, मुझे जितना याद है, बहुत डबल ट्रिपल हो गई थी 2020 से लेके अगर 2024 के एंड तक आप देखें या फिर मिड 2025 तक देखें, राइट। उसके बाद FY25 जो पिछला साल था उसमें भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईपीएस ग्रोथ 25% आएगा, बट ईपीएस ग्रोथ 25% नहीं आया था। 18% के टारगेट लेके बैठे थे, बट ईपीएस ग्रोथ फॉर द लास्ट ईयर, इफ वी काइंड ऑफ सम गेस्टिमेट्स ऑफ Q4, तो करीबन 5% का ईपीएस ग्रोथ है। तो नो वंडर द स्टॉक मार्केट्स काइंड ऑफ कोलैप्स्ड और द स्टॉक मार्केट्स करेक्टेड 6 मंथ्स बैक। जो एफआईआई आउटफ्लोज हुए हैं, चाहे कोई भी बहाना हो कि ओवर वैल्यूएशन हुआ है, ट्रम्प जीत के आए तो डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, बॉन्ड यील्ड्स यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए, तो पैसा यहाँ से छोड़ के इंटरनेशनल मार्केट्स चला गया या यूएस चला गया, कि कोई भी कारण थे, बट द फैक्ट दैट द फंडामेंटल्स ऑफ आवर इकोनॉमी और फंडामेंटल्स ऑफ द टॉप 300 कंपनीज वे वीक, we grew by like 5% EPS. That's why money left kind of our shores, right? तो अगले साल के लिए FY26 के लिए कहीं ना कहीं बाजार ने एक 12 to 14% का EPS ग्रोथ मान के चल रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग एन EPS ग्रोथ ऑफ 12 to 14%। तो 2020 टू 2024 हमने 26 क्लॉक किया था, पिछले साल करीबन 5% तक क्लॉक किया है, एस्टिमेटेड 5% क्लॉक किया ईपीएस ग्रोथ FY25 का। और FY26 का वी आर एक्सपेक्टिंग एन ईपीएस ग्रोथ ऑफ अराउंड 12 to 14%। तो पिछले साल का हमने 18% प्रोजेक्शन लिया था, इस साल का प्रोजेक्शन 12 to 14 है, तो थोड़ा प्रोजेक्शन भी सोच समझ के लिया इस बार 12 to 14%। मुझे लगता है कि इफ़ anyone is happy with a 12 to 14% kind of return on the portfolio, एक तरह से आग बंद करके जो भी इंडेक्स फंड्स है या फिर टॉप 3 बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स जो इंडिया के हैं, टॉप 3 बैंक्स आपका ICICI, HDFC, SBI, एक्सिस, कोटक को मैं नहीं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। आई थिंक दीज बैंक्स आर अवेलेबल एट अ PE ऑफ लेस देन 15 राइट नाउ, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 12
आई थिंक 15 to 17% का है, प्राइस टू बुक करीबन 2.2 का है. सो द प्राइस टू बुक इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गो टू 4 जैसे एक तरह से 22-23 में गया था, बट एटलीस्ट 2.6-2.7 तक तो जाएगा. तो आई थिंक द लार्जर बैंक्स, द टॉप 3-4 बैंक्स आर फेयरली चीप, वैल्यू बाय हो सकता है. एनीवन हु इज लाइक एक्सपेक्टिंग 12 to 14 और 10-12% रिटर्न्स वर्स्ट केस सिनारियो इन द नेक्स्ट 1 ईयर, या फिर इंडेक्स फंड में अगर डाल देंगे तो लार्ज कैप्स काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड दिख रहे हैं अभी. राइट तो आई थिंक बैंक्स एक कंसेंसस ट्रेड बनते दिख रहा है मुझे. आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, आप कोई भी कमेंटेटर या एनालिस्ट को सुने तो वो कहता है कि बैंक्स में इन्वेस्ट करना है, बट बैंक्स में, स्मॉल बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे लगता है, क्योंकि उनका अभी जो एनपीए का हालत है वो अभी तक क्लियर कट दिख के नहीं आया. तो स्मॉल बैंक्स, आई थिंक देयर इज इनफ रिस्क इन द स्मॉल बैंक्स. इट्स वेरी सेफ टू बी इन्वेस्टेड इन द लार्जर 2-3 बैंक्स. आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ये 2-3 बैंक्स का, टॉप 3 बैंक्स का मुझे ठीक ठाक लग रहा है. बिकॉज जो भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग हुई थी पिछले 1-1.5 साल में, और एक तरह से आरबीआई ने अंकुश लगा दिया था इन बैंक्स के ऊपर या लेंडिंग के ऊपर, उसके वजह से आई थिंक जो एनपीएस है स्मॉलर बैंक्स के वो धीरे धीरे खुलेंगे, और आई थिंक वहाँ पे बहुत मेजर प्राइस करेक्शंस होगा. सो इट्स बेटर एंड सेफर टू बी इन द लार्जर बैंक. दूसरी पॉइंट या दूसरा बात किया जाए तो फिस्कल कंसोलिडेशन या फिर फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं. राइट, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा मार्केट में या फिर इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है. तो इवन इन दिस बजट विच द गवर्नमेंट हैड कम अप, राइट, जो करंट फिस्कल डेफिसिट था या फिर पिछले साल का जो फिस्कल डेफिसिट था वो करीबन -5.5% था, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस इट टू 4.9%. तो करीबन फिस्कल कंसोलिडेशन पे जा रहा है. तो देयर इज नथिंग to worry on the fiscal policy side or the fiscal deficit side. One of the biggest advantages to have a lower fiscal deficit or a reduced fiscal deficit is कि inflation control में रहता है, और inflation अभी control में है. 4.25% का inflation है इंडिया का, तो inflation बहुत control में है. और जैसे fiscal deficit कम होता जाएगा या फिर tight होता जाएगा, जब थोड़ी liquidity एक तरह से market निकालेगा या फिर government उतना spend नहीं करेगा जितना spend कर रहा था बहुत वक्त तक, तो कहीं ना कहीं fiscal deficit का जो या फिर लिक्विडिटी का पोजीशन भले थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड हो जाए, बट इन्फ्लेशन काफ़ी सही एक तरह से 4.25 या 4% तक एक तरह से कंट्रोल हो जाएगा, विच इज़ गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़ फॉर द इकोनॉमी. राइट, तो गवर्नमेंट्स का जो केपेक्स था वो इलेक्शंस के वजह से इट डिड नॉट गेट फ्रंट लोडेड लास्ट ईयर, सो इट गॉट बैक लोडेड इन द प्रीवियस क्वार्टर और द लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल. तो जो भी गवर्नमेंट केपेक्स है दैट केम इन टू द मार्केट. दिस इज नथिंग बट लिक्विडिटी कमिंग इन टू द मार्केट, और लिक्विडिटी कमिंग इन द हैंड्स ऑफ पीपल, चाहे फिर गवर्नमेंट केपेक्स के थ्रू हो, स्कीम्स के थ्रू हो. बहुत सारे जो तरीके होते हैं गवर्नमेंट को पैसा एक तरह से लोगों के हाथ में पहुंचाने के, वो तरीके से ये पैसा एक्चुअली गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि प्रीवियस क्वार्टर में ये एक तरह से पहुंच जाए. राइट, इफ यू लुक एट द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया, it's less than 1%. It's like -1%, or it was 2.5% couple of years back, but एक तरह से -2.5% था, अब एक तरह से -1% से आया. तो कहा जा रहा है कि 2 साल में इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट अकाउंट डेफिसिट 2% से नीचे होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? I mean, what is current account deficit? When your consumption is more than your production. तो let's say हम सबकी सैलरीज बढ़ जाती है, या फिर गवर्नमेंट जो पे इंक्रीजेस देता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, वो हो जाता है. तो क्या होता है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है. लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाता है, पर प्रोडक्शन रहता है जो उतना ही रहता है. तो एक तरह से इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं. राइट, तो इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, या फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, या फिर नेगेटिव में आ जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट. राइट, बिकॉज इंपोर्ट्स बिकम मोर देन एक्सपोर्ट्स, बिकॉज यू वर नॉट प्रोड्यूसिंग दोज मेनी गुड्स एंड यू हैड टू काइंड ऑफ कंज्यूम दोज गुड्स, सो यू हैड टू इम्पोर्ट देम. इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. राइट, तो अगर आप देखोगे फिस्कल डेफिसिट, इफ इट्स रिड्यूसिंग एज द गवर्नमेंट हैज़ गिवन टारगेट्स ऑफ 4.8, 4.9 प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट -1% है या फिर कम हो रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड सिनारियो फॉर इन्फ्लेशन. तो आपके जो इंटरनेशनल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे फिच वगैरह, वो लोग इंडिया को एक बेहतर रेटिंग देते हैं, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो है स्ट्रक्चरल तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज की जा रही है. तो राइट, तो मैक्रो पर्सपेक्टिव से ये बहुत बढ़िया चीज़ है. राइट, फिफ्थ पॉइंट इज लोअरिंग ऑफ रेपो रेट्स. तो ये 5 साल के बाद हो रहा है. राइट, द फर्स्ट कट केम आई थिंक इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी. 0.25 का कट था, एक और कट आने वाला है 0.25 का जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी आरबीआई की. राइट, तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन अगर 4.25 है या 4% है, तो रेपो रेट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कट होंगे. तो बहुत सारा
बाजार एक तरह से प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस साल में FY26 में करीबन 1% तक रेपो रेट्स कट होंगे। तो 6 पॉइंट इज वैल्यूएशंस। तो पिछले 4-5 महीनों में जिस तरह से बाजार टूटा है, निफ्टी का जो पी है करीबन 18 पे आ गया है, तो वैल्यूएशंस हैव बीन रीजनेबल स्पेशली इन द लार्ज कैप स्पेस। मुझे लगता है स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी थोड़ा बहुत फ्रॉथ है, जो आई थिंक ये जो भी इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ तो आ रहा है वो करेक्ट करके ही छोड़ेगा उसको। तो आई थिंक लार्ज कैप्स में काफ़ी फ्रॉथ निकल चुका है, वैल्यू काफ़ी सॉलिड दिख रहा है लार्ज कैप में, बट स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा बहुत फ्रॉथ है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में वो निकल जाएगा, राइट। 7 पॉइंट है जिस पर मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि ये टैरिफ सिचुएशन आई है यूनाइटेड स्टेट्स में। इंडिया का जो क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट्स है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स है, राइट, इट्स ओनली $80 बिलियन, राइट। उसमें से भी अगर आप फार्मास्यूटिकल्स और आईटी को छोड़ दे तो वी आर टॉकिंग अबाउट $40 बिलियन, और उस पर अगर आप 26% टैरिफ लगा देंगे तो $10 बिलियन। सो आउट ऑफ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी वी आर लुकिंग एट अ नंबर ऑफ ओनली $10 बिलियन। तो जो भी बाजार में करेक्शन आया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, द फैक्ट दैट द इंडियन स्टॉक मार्केट इज इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल मार्केट्स। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा, बट ग्लोबल या इंडियन इकोनॉमी पे फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट बहुत मिनिमम है। तो दिस इज गुड न्यूज़ फॉर, दिस शुड बी गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। प्लस जो ये बायलैटरल अग्रीमेंट साइन होगा इंडिया विद यूएस में, तो मुझे लगता है अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी टेकन केयर ऑफ, राइट। सबसे मेन पॉइंट, बैंक क्रेडिट जो है, ऑफटेक जो बैंक क्रेडिट ऑफटेक जो है, मतलब जितना लोन बुक बढ़ता है, कितना लोन दिया जाता है, आई थिंक ये जब 22-23 FY22-23 में जब कोविड खत्म हुआ तो दिस वेंट टू अराउंड 20%, देन इट केम टू अराउंड 18%, फिर 15% था, और पिछले साल करीबन 11% पे टूटा। सो नॉट enough credit. I mean, if an economy is growing at a nominal rate of 14%, you cannot have a credit growth rate of around 11%. So this is going to be improving, I think, in this coming year FY26. तो ये 15% तक जाएगा। That's why मैंने जो लार्जर बैंक्स की बात करी, जो प्राइवेट बैंक्स की बात करी, कि क्रेडिट ऑफ टेक अगर अच्छा रहेगा, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहेगा, तो इट वुड बी द टॉप 3-4 बैंक्स विच विल काइंड ऑफ derive a lot of value out of it and grow further, right? What are the positives for the Indian markets from a global perspective, right? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक वीकर डॉलर। तो जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे तो डॉलर इंडेक्स 110 पे चला गया था, 110 पे चला गया तो सारा जो FIIs है इंडिया छोड़ के वहाँ भाग गए थे, राइट। वीकर US 10-year बॉन्ड यील्ड्स, राइट। तो जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से मतलब जीत के जब आए थे तो करीबन बॉन्ड यील्ड्स जो था वो करीबन 4.25% से 4.6% गए थे। तो बॉन्ड यील्ड्स को समझना, 10-year बॉन्ड यील्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो इंडियन कंटेक्स्ट से हो या फिर US कंटेक्स्ट से हो। तो दीज आर ट्रेजरीज, इसको हम ट्रेजरीज बोलते हैं, या फिर जो सॉवरन बॉन्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में इंदिरा विकास पत्र लेते हैं, वैसा US का भी बॉन्ड यील्ड्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो उसका जो रेट होता है, राइट, उसको यील्ड कहा जाता है। उसको फॉर एग्जांपल राइट नाउ द यील्ड इज 4.1%, राइट। अगर ये बॉन्ड यील्ड 5% से ज़्यादा चली गई तो एक तरह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया US में, समझ लीजिए मार्केट बहुत हॉट हो गया या फिर इकोनॉमी बहुत हॉट हो गई है, एंड थिंग्स आर ब्रेकिंग ओवर देयर, राइट। सिमिलरली अगर ये बॉन्ड यील्ड बहुत कम हो गया, 3.75 के नीचे आ गया, इसका मतलब एक तरह से रिसेशन आ गया है, डिप्रेशन आ गया है, लोगों के जॉब चली गई है, इन्फ्लेशन की अगर डिफ्लेशन आ गया, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 10-year बॉन्ड यील्ड्स टू fluctuate between 4.1 to 4.8% because this is the cost of capital. You cannot have higher bond yields of 5.5%, क्योंकि जो अगर घर वहाँ पे खरीदते, पूरा मॉर्गेज मार्केट जो है वो बॉन्ड यील्ड्स पे होता है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द US कंज्यूमर। तो अगर ये बहुत ज़्यादा रहा तो फिर कैसे घर खरीदेंगे, फिर कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे रियल एस्टेट बनेगा, राइट, कैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदेंगे वो लोग। सो द बॉन्ड यील्ड्स और द इंटरेस्ट रेट्स ओवर देयर, दीज आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स, ये 10-year बॉन्ड यील्ड्स है। दिस इज नॉट द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विच the Federal Reserve kind of changes in every FOMC meeting, right? This is the cost of capital, the actual cost of capital in the United States. तो इसको जो डोनाल्ड ट्रंप के जो जब सबसे खास जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, ही हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग द बॉन्ड यील्ड्स एट अराउंड 4.1 4.2 बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू काइंड ऑफ स्टिमुलेट द US इकोनॉमी, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के रियल एस्टेट साइकिल को स्टिमुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग मार्केट को स्टिमुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोविड के बाद जो FY22-23 में आपको रियल एस्टेट साइकिल का अपस्विंग दिखा, it is because of the long-term interest rates that were completely kept low over here or suppressed by the kind of Indian government, right? तो उसी प्रकार Scott Bessent has been given the responsibility to keep the bond yields at 4.1%, right? तो उसके लिए वीकर डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर
लेट्स से बॉन्ड यील्ड्स कम रहेंगे, इसका मतलब क्या है? सिंपल चीज़, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि 4.7% का कोई बॉन्ड यील्ड है और 4.1% का बॉन्ड यील्ड है, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूँगा? 4.1%, 4.7% में, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? So this means that lesser people, if the bond yields are low in the US, then lesser people would be investing in the bond yields, right? Which means the demand for dollar, because the bonds are denominated in dollars, would be low. तो एक तरह से डॉलर वीक रहेगा. तो अगर बॉन्ड यील्ड्स वीक रहेंगे तो डॉलर वीक रहेगा, राइट? यूएस इक्विटीज अगर वीक रहेंगे तो डॉलर वीक रहेगा, क्योंकि अगर आप यूएस इक्विटीज में जब इन्वेस्ट करते हो तो आप करते क्या है? आप डॉलर खरीद के यूएस इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो, राइट? इफ एक तरह से यूएस में एक रिसेशनरी एक काइंड ऑफ एक कंडीशन आएगी तो यूएस इक्विटीज कमजोर रहेगी, जिसकी वजह से डॉलर कम रहेगा या फिर बॉन्ड यील्ड्स कम रहेंगे. बॉन्ड यील्ड्स अगर ज़्यादा हो जाते तो यूएस इक्विटीज़ में कम पैसा लोग डालते हैं, क्योंकि बॉन्ड में अच्छे पैसे बन रहे हैं तो यूएस इक्विटीज़ में नहीं डालते. बट यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है ये डीकपल्ड नहीं रहेगी, इसमें एक डायरेक्ट कोरिलेशन रहेगा. सो द वीकर डॉलर will kind of keep the 10-year bond yields low and the US equities would be also kind of low. तो एक तरह से US में जो हल्का सा रिसेशन आएगा, it would be good for India, क्योंकि जो भी FIIs इंडिया से बाहर चले गए थे, एक मार्केट कम हो जाएगी उनको इन्वेस्ट करने के लिए. यूएस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो, राइट? फोर्थ मेजर चीज़ जो है, इंडिया के जो सबसे इंपोर्ट्स जो सबसे ज़्यादा है वो एक तरह से ऑयल इंपोर्ट्स है. 48% ऑफ द इंपोर्ट्स आर ऑयल इंपोर्ट्स. तो अगर ऑयल प्राइसेस कम रहेंगे तो इंडियन इकॉनमी के लिए एक तरह से बहुत फ़ायदा रहेगा, और मुझे लगता है कि ऑयल प्राइसेस वुड बी लेस फॉर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखें पॉजिटिव्स फॉर द इंडियन मार्केट्स, आई थिंक डोमेस्टिक फ्रंट पे काफ़ी सारे पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, ग्लोबल फ्रंट पे भी पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स पे. बट देयर इज़ अ फ्लिप साइड टू इट, जो हम काइंड ऑफ नेगेटिव्स फॉर द इंडियन मार्केट्स के लिए में जब डिस्कस करें, फॉर द इंडियन मार्केट्स इज द हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? तो जो रेपो रेट्स की मैंने बात की, जो 6.25% मैंने आपको दिखाया, दिस इज रेपो रेट. दिस इज बैंक्स एक तरह से, आरबीआई एक तरह से लेंड करता है पैसे बैंक्स को एट अ रेपो रेट 6.25%. बट बैंक्स या फिर एनबीएफसीज बॉन्ड मार्केट से, इंडियन बॉन्ड मार्केट से तो भी तो पैसा उठाते. तो इंडियन बॉन्ड यील्ड्स जो है वो अभी आई थिंक 6.7% तक एक तरह से ट्रेड करे. तो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी वेरी हाई, राइट? बहुत वेरी वेरी हाई नहीं बोलूंगा, बट हाई है. तो इफ द बॉन्ड यील्ड्स आर ट्रेडिंग एट अ रेट विच इज हायर देन रेपो रेट, तो मैं उसको कहूँगा कि द कैपिटल इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल. क्रेडिट ग्रोथ के लिए कैपिटल लाना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो अगर आप देखो कि एनबीएफसीज फॉर एग्जांपल, फिर से कंसेंसस ट्रेड दिख रहा है एनबीएफसीज में, लार्जर बैंक्स में कंसेंसस ट्रेड दिख रहा है और एनबीएफसीज में कंसेंसस ट्रेड दिख रहा है. तो बहुत सारे एनालिस्ट और कमेंटेटर जो टीवी पे आते हैं वो लोग बोलते हैं कि एनबीएफसीज खरीदो. तो एनबीएफसीज अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं, बिकॉज इफ यू लुक एट दी 10-year bond yields over year, अगर आप यहाँ पे देखो 2022 में आई थिंक the bond yields, the cost at which these NBFCs procure money, the cost at which the banks procure money, उनका रॉ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है पिछले 2-3 साल में काफ़ी ऊपर चला गया था, 7.5 चला गया था. अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6.4%, 6.5% पे है. तो क्रेडिट ऑफ टेक जो है वो इंक्रीज होगा बैंक्स में, एनबीएफसीज में. 1/3 ऑफ द एनबीएफसीज और 1/3 ऑफ द कैपिटल विच एनबीएफसीज रेज, थम रूल बोल रहा हूँ मैं, थम जनरली बोल रहा हूँ, इट इज़ फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट. तो बॉन्ड मार्केट में अगर रेट सस्ते मिले तो ही तो एनबीएफसी कैपिटल रेस करेगा, तो ही तो ना लोन्स दे पाएगा, क्रेडिट ग्रोथ होगा और आप पैसे लगाओगे तो तब जाके फायदा होगा आपको. अदरवाइज इफ द बॉन्ड डील्स आर वेरी वेरी हाई, तो बॉन्ड डील्स यहाँ पे कोरिलेशन है, मैंने जो दिखाया आपको, these are 10-year bond deals of India. तो मैं यहाँ पे US के भी 10-year bond deals एक तरह से दिखा देता हूँ. If you look at the chart over here, right, when Donald Trump won, नवंबर में एक तरह से ऊपर जाना शुरू हुआ था bond deals, right? तो ये जर्मन बॉन्ड डील्स है, सॉरी मैं आपको US के बॉन्ड डील्स दिखा देता हूँ. When Donald Trump won, the bond deals started going up, right? ये एक तरह से नवंबर से शुरू हुआ, and in the month of, right, before this collapse started, right, last महीने तक करीबन 4.8% तक bond yields गए थे. So bond yields are very important to kind of track. Normally हम जब भी rates की बात करते हैं वो repo rate की बात करते हैं या फिर Fed rate की बात करते हैं. तो for example MPC या फिर आरबीआई की मीटिंग होगी तो कहा जाएगा कि रेट्स कट रहे हैं, राइट, या फिर रेट्स घटाए जा रहे हैं. सो ये रेट्स जो होते हैं वो रेपो रेट्स होते हैं. आपको बॉन्ड यील्ड्स के रेट्स भी काइंड ऑफ ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच मैटर्स फॉर द बैंक, राइट? तो ये एक तरीके से वन नीड्स टू ट्रैक, राइट? द अदर थिंग इज, द वन थिंग डोमेस्टिकली विच इज़ नॉट ग्रेट फॉर इंडिया इज़ दैट कि हम करीबन 7% से ग्रो होने का
होने की बात करते हैं, द प्रोजेक्शंस गिवन वर 6.5%, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये टैरिफ वगैरह का और आईटी सर्विसेज में जो एक तरह से बुरा वक्त आया है उसकी वजह से वील ग्रो एट 6%. तो 6% ग्रोथ इज नॉट एन इम्प्रेसिव ग्रोथ. तो अगर ग्लोबल नेगेटिव्स देखें तो सबसे बड़ा ग्लोबल नेगेटिव तो यूएस में रिसेशन अगर आ गया तो दैट वुड बी द बिगेस्ट ग्लोबल नेगेटिव फॉर इंडिया. तो अगर डाउ जोन्स या फिर नास्डैक 20% 25% से करेक्ट होते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स इजीली 10-15% से करेक्ट होंगे. देयर शुड बी नो डाउट अबाउट दिस थिंग, राइट. तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है टैरिफ्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ, विच आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टैरिफ वॉर जो हो रहा है, इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी, जिससे ग्लोबल ग्रोथ कमजोर पड़ेगा. और अगर ग्लोबल ग्रोथ कमजोर पड़ेगा तो ऑब्वियसली इंडिया का ग्रोथ भी कमजोर पड़ेगा, राइट. थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कैपिटल या फिर FIIs या फिर ग्लोबल कैपिटल जो है वो अगर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं जा रहा है तो वो कहाँ पे अपना एक तरह से where will it find its place? So there are two other kind of competitive economies or competitive countries or competitive systems, financial systems which could absorb that capital. तो एक तो China है which is growing at 5% or which has kind of given a stimulus and it wants to grow at 5% of GDP. And second is 10-year German Bunds. तो एक तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को कह दिया कि you would be responsible for your own security, then the European countries started investing in their defense infrastructure. तो अगर आप देखोगे US Bund जो है या फिर सॉरी जर्मन बुंड जो है, तो ये जर्मन बुंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट जैसे मैंने 10-year ट्रेजरीज की बात की, 10-year बॉन्ड यील्ड्स की बात की, या फिर 10-year इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड्स की बात की, या बॉन्ड मार्केट की बात की, उसी तरह जर्मनी का बॉन्ड यील्ड्स जो है वो एक तरह से इंक्रीज हो रहे हैं. तो इसका मतलब है जर्मनी इज रेजिंग कैपिटल राइट नाउ टू काइंड ऑफ बिल्ड इट्स डिफेंस इकोसिस्टम बिकॉज इट नो मोर वांट्स टू रिलाई ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसी तरह से जापान इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिल्डिंग इट्स ओन डिफेंस इकोसिस्टम, दैट्स व्हाई इट्स रेजिंग कैपिटल. सो इफ capital is not going into the United States, then it could go to either China, it could go to Germany, it could go to India as well. So Indian markets, Indian fundamentals, EPS growth India का 14% 15% का रहेगा, तब जाके FIIs जो है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे. DIS तो ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्ट करे, बट FIIs का आना इंडिया में बहुत ज़रूरी है. बट आई थिंक देर इज़ इनफ कॉम्पिटिशन फॉर इंडिया इन जर्मनी एंड चाइना एंड जापान. द फैक्ट दैट दीज पीपल आर काइंड ऑफ रेजिंग डेट, और जर्मनी का फिजिकल डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है, जर्मनी का एक तरह से सॉवरेन डेट या फिर उनका बॉन्ड मार्केट बहुत स्ट्रांग है. तो इफ पीपल वुड बी मोर देन हैप्पी टू लेंड टू जर्मनी, राइट. तो मोटा मोटी ये बात है कि जो डोमेस्टिक सिचुएशन है इंडियन मार्केट्स के लिए, जो भी इंडियन इकोनॉमी की, वो काफ़ी एवरेज डोमेस्टिक सिचुएशन है. इफ इंडिया वॉज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7%, तो फिर मैं बोल सकता था कि अबव एवरेज है या फिर एक अच्छी डोमेस्टिक सिचुएशन है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो काफ़ी एवरेज है, और ग्लोबल सिचुएशन या ग्लोबल न्यूज़ फ्लो वो काफ़ी नेगेटिव या वीक ही रहेगा, राइट. तो अगले एक साल के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स में पैसा बनाना इतना आसान नहीं होगा जितने पिछले 5 या 4 साल में आसान था, राइट. सो आई थिंक वी कैन नॉट, if one is looking at year to year or year on year gains of around 25% in the portfolio, then one cannot invest in large caps, or for that instance these banks which I spoke about, or the indices, because they will go at around 10, 12, 14% max. तो कहीं ना कहीं एक बॉटम अप तरीके से ऐसे कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा जिनका EPS ग्रोथ 25% से ज़्यादा है अगले 1 साल 2 साल के लिए, और कहीं ना कहीं उनमें पैसा डालना पड़ेगा. बट आई थिंक ये कंपनीज लेट्स से 15%, 20%, 15 या 20 कंपनीज लेट्स से किसी ने ढूंढ लिए, तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ अगले 6 से 8 महीने में बहुत मिलेंगे. आई थिंक ये करेक्शन जो था वो काफ़ी सीरियस करेक्शन था, इसमें थोड़ी बाइंग की जा सकती है. बट आई थिंक फ्यूचर में 1 क्वार्टर बाद 2 क्वार्टर बाद अगर US इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है चीज़ें खरीदने के लिए. एंड वन शुड लुक एट डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स, बिकॉज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में अभी बहुत काइंड ऑफ अनसर्टनिटी है. तो 70% वैसे भी मार्केट इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है, कंजम्पशन मार्केट है. काफ़ी सारे कंपनीज मिल जाएंगे डिस्क्रिशनरी सेक्टर में, थोड़ा फ्रॉड ज़्यादा होगा, बट वील काइंड ऑफ लुक एट सर्च फॉर कंपनीज एंड ट्राई टू काइंड ऑफ डू एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस अराउंड देम. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट वेयर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर what could happen in the next 1 year. जिस तरह से चीज़ें बदल रही है रोज़ का रोज़, I think this analysis is going to kind of evolve and change as well, but definitely I will share that with you. Thank you very much for your time. If you find value in this kind of a content, please share it and please like this video.